मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बेटे, माई सेल्फ गगन कपूर, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरा नाम। तो मेरा नाम है गगन कपूर और मैं आप लोगों को अकाउंटिंग का पेपर पढ़ाऊंगा। बेटे, मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूं, तो मैं आपको इंटरनेट के मीडियम से पढ़ा रहा हूं। तो आप मेरा लेक्चर कहां सुन रहे हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रहा हूं कि मुझे आप बच्चों को अकाउंटिंग का पेपर पढ़ाने का मौका मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे हमारे साथ पढ़ना बहुत ही एंजॉय करेंगे। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रहे हैं कि सर क्या सब्जेक्ट है। तो बेटे, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है वो तो बहुत इजी है। इतना इजी है कि बेटे मेरे पास तो शब्द भी खत्म है कि मैं आपसे क्या कहूं कि इतना आसान सब्जेक्ट पढ़ाने का मुझे मौका मिल रहा है। और मेरी खुशनसीबी यह है कि मुझे आपको इसे स्टार्टिंग से पढ़ाने का मौका मिल रहा है। कई बार ना टीचर, जब आप बड़े हो जाएंगे तो टीचर कहते हैं कि काश मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा पाता, आपके कंसेप्ट अच्छे कर पाता। तो मैं कहूंगा कि कम से कम मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ा रहा हूं। और फ्यूचर में यदि आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो मुझे बहुत खुशी भी रहेगी और सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि मैंने आपको कंसेप्ट स्ट्रांग करके भेजा है, और आपके टीचर भी इस बात से सेटिस्फाइड रहेंगे। चलिए हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें तो धीरे धीरे आपकी और हमारी होती ही रहेंगी। बच्चे कह रहे हैं सर आप तो बातें करेंगे, हम कैसे करेंगे? उसका भी मौका आएगा, आपको बताएंगे। चलिए जी, मेरे साथ साथ सभी बच्चे रजिस्टर ओपन करेंगे और सबसे पहले तो अपने इस प्यारे से सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। तो बेटे, आज हम लोग अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं और मैंने अभी आपको बताया भी है कि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बेटे, मैं यहां पर जब आपको कुछ भी समझाऊंगा तो ये सामने मेरे पास रजिस्टर है, मैं इसके ऊपर लिखूंगा और आप बहुत रिलैक्स्ड होकर के बैठिएगा, ठीक है ना। कई बार बच्चे कहते हैं कि पहले समझ लो बाद में नोट कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आराम से चलूंगा, समझाऊंगा भी, लिखूंगा भी, और आपने भी साथ ही साथ नोट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं कि पहले सर लिख ले फिर हम लिखेंगे और उसका मौका ही ना आए, मैं एक पेज कंप्लीट करके दूसरे पेज पर आ जाऊंगा। तो सभी बच्चों मेरे साथ साथ ध्यान रखना कि मैं जो लिखूंगा, अगर आपको लगता है कि ये नोट करना है तो साथ ही नोट कर लेना। चलिए जी, अब सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि बेटे हमारा ये सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगर आपके फैमिली में कभी कोई बिजनेस कर रहा हो या आपके आसपास कोई बिजनेस कर रहा हो, तो आप भी जब किसी से मिलेंगे तो आप उससे पूछेंगे और भैया आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? हाँ, दीदी, बुआ, मामी, कोई भी रिश्तेदार हो जिनका बिजनेस चल रहा हो तो आप पूछते हैं ना बेटे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अब वो कहेंगे आप क्या पूछना चाहते हो, तो आप कहेंगे अच्छा आपके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप इन सारे क्वेश्चन का उनसे, अगर क्वेश्चन उनसे पूछते हैं तो उनका आंसर अकाउंटिंग देता है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट आप अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या बताता है? ये कहता है कि यदि कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस के अंदर हम उसके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, यानी उसका हिसाब किताब रखेंगे। हाँ, सरल भाषा में इसका मतलब यही है कि बिजनेस आप करना, उसका हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी अकाउंटिंग को दे देना। तो आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो उस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? उस क्वेश्चन का आंसर अकाउंटिंग देगा। अच्छा चलिए, मैं एक काम करता हूं, मैं बुक से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कुछ बिजनेस की छोटी सी बातें लिखी गई हैं, आपको पढ़वाते हैं। हाँ, ये देखिए, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं कैसे कैसे आपको बुक भी दिखा सकता हूं। ऐसे ही मैंने कहा चलिए आपको बुक से दिखाता हूं कि बिजनेस करना और बिजनेस से जुड़ी हुई बातें कुछ दिखा दें। जिन बच्चों के पास वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो बेटे, वो अपने राइट हैंड साइड में स्क्रीन के नीचे देखेंगे एक एचडी करके एक आइकन आ रहा होगा, उसे प्रेस कर देंगे तो वीडियो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस के बारे में हमारी बुक एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के समझा रही है कि मिस्टर प्रेम कमेंस्ड बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस तो हर एक बच्चा समझता है, क्योंकि मोबाइल फोन का शौक अब सभी को है ना। मिस्टर प्रेम कमेंस्ड बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 15 लाख। इसका मतलब मिस्टर प्रेम ने 15 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया। आउट ऑफ द सेड 15 लाख ही पेड 10 लाख टुवर्ड्स परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो सामान खरीदने में 10 लाख खर्च हो गए। ही फर्दर स्पेंड 2 लाख ऑन फर्निशिंग द शॉप एंड 35,000 फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर। अब दुकान को अच्छा बनाने में 2 लाख खर्च कर दिए, एक कंप्यूटर खरीदा गया, एक प्रिंटर खरीदा गया कि जो भी ग्राहक आएंगे तो उन्हें बिल तो देना ही पड़ेगा। ₹10,000 इज येट टू बी पेड टू सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जिनसे खरीदा गया था उन्हें 10,000 रुपए कहा गया कि पहले चेक कर लें फिर आपको दे देंगे। फिर ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 7 लाख इन कैश, गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 फॉर 3,10,000 ऑन क्रेडिट। कैश सेल मतलब सामान बेचा और पैसे आ गए, क्रेडिट सेल का मतलब होता है सामान बेचा और पैसे नहीं आए। फिर लिखा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न्ड बीइंग डिफेक्टिव। कुछ सामान डिफेक्टिव निकला तो ग्राहक ने वापस कर दिया, हमने वो सामान सप्लायर को वापस कर दिया। अच्छा, लुकिंग इनटू द रिस्पॉन्स ही डिसाइडेड टू ट्रेड इन होम अप्लायंसेस एंड ऑल्सो फर्दर इन्वेस्टेड ₹5 लाख। उसने कहा बिजनेस अच्छा चल रहा है, चलो 5 लाख रुपए और डाल देते हैं बिजनेस में। ही परचेज्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड होम अप्लायंसेस फॉर 8 लाख आउट ऑफ विच परचेज ऑफ 2 लाख वर ऑन क्रेडिट। फिर उसने 8 लाख का सामान खरीदा जिसमें से 2 लाख का क्रेडिट पर खरीदा। जैसा कि मैंने बताया क्रेडिट का मतलब है कि पैसे हम बाद में दे देंगे, तो 6 लाख तो हमने तभी दे दिया, बाकी 2 लाख हम बाद में दे देंगे। ड्यू टू एन अर्थक्वेक, भूकंप के झटके आ गए। 2 LCD टेलीविजन कॉस्टिंग 50,000 वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड मिस्टर प्रेम रिसीव्ड एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 30,000। अब भूकंप बड़ी खतरनाक चीज है बेटे, भगवान ना करे कि किसी को भूकंप देखना पड़े, लेकिन हमारे सवाल में आ गया है। वो भूकंप ने झटके दिए और 2 LCD टीवी हमारे खराब हो गए और हमने इंश्योरेंस करवा रखी थी तो 30,000 का क्लेम रिसीव कर लिया। चलिए जी आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है अ कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,25,000 फॉर ₹3 लाख एंड वॉज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 15,000। मतलब कस्टमर ने 2,25,000 के गुड्स हमसे 3 लाख रुपए में खरीदे और 15,000 का डिस्काउंट ले लिया। चलिए, ही वॉज फर्दर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5,000 फॉर पेमेंट विद इन एग्रीड टाइम। चलिए, हमने कहा अगर पेमेंट भी आप टाइम से दे देंगे तो हम आपको 5,000 का डिस्काउंट और भी दे देंगे। ही पेड सैलरी टू श्याम 55,000, 5,000 वर येट टू बी पेड। श्याम को 60,000 सैलरी देनी थी, 55 दे दिया और 5,000 अभी भी देना है। ही इंश्योर्ड गुड्स एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000। Out of this 5,000 are for the next year and Mr. Prem withdrew 30,000 during the year for his personal use.
बेटे ये वर्चुअली बहुत थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस हैं। बिजनेस में तो इससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब ये सारा मैंने आपको रीड करवाया, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था कि अब इन बातों से जुड़ी हुई मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि नीचे आपकी बुक ने पूछे हैं। बुक ने आपसे पूछा है कि ये बताइए, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो कहते हैं मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड? व्हाट इज द अमाउंट invested by Mr. Prem in fixed assets? What is the amount of purchase? What are the amount of long term liabilities, etc etc etc? बहुत सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं। इसका मतलब यदि हम मिस्टर प्रेम से इतने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मिस्टर प्रेम थोड़े से पजल्ड हैं, कह रहे कि यार इसको कैसे आंसर करूं। तो मैंने आपको समझाना सिर्फ बेटे इतनी सी बात है कि बिजनेस करने में आप बिजनेस करते जाएंगे और बाद में आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग से ही मिल सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ी थोड़ी बात आपको क्लियर होने लगी कि आखिरकार अकाउंटिंग की सर जरूरत क्या है। जब आप बिजनेस करेंगे तो मनी इन्वॉल्व होगा, मनी इन्वॉल्व होगा तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा? अकाउंटिंग देगी। ठीक है, और कुछ समय के बाद आप कहोगे सर इन क्वेश्चन का आंसर तो हम देंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप दोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं सर हमारा क्वेश्चन तो यह है कि आखिरकार अकाउंटिंग इन सब चीजों का आंसर देती कैसे है। ठीक है ना, आइए जी मैं आपको समझाता हूं कि अकाउंटिंग ऐसा क्या करती है जो वो इन चीजों का आंसर दे पाती है। तो बेटे सबसे पहले तो क्या हुआ, आपने बिजनेस करना शुरू किया। मैंने अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पढ़ाई थी कि मिस्टर प्रेम ने इतना पैसा लगाया, इतना एसेट खरीदा, इतने के गुड्स खरीदे, इतने का कंप्यूटर परचेज किया, इतने का सेल किया, इतने का इंश्योरेंस क्लेम लिया। तो ये जो भी मैंने आपको वहां से रीड करवाया था इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बेटे एक बिजनेसमैन जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता है तो उसके बाद में उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर वो अकाउंटिंग से पूछता है। तो आंसर देने के लिए हमें अकाउंटिंग एक तरीका सिखाती है। हमें अकाउंटिंग कहती है कि इन ट्रांजैक्शंस की आपको करनी चाहिए रिकॉर्डिंग। अगर आपको बिजनेस में जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर चाहिए तो फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। और इसके लिए अकाउंटिंग आपको एक टेक्निक सिखाएगी जिसे हम जर्नल या जर्नल एंट्री समझ लीजिए, ये आपको सिखाएंगे। ये लीजिए, अकाउंटिंग ने कहा रिकॉर्डिंग कर लो, मैंने कहा लो जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। क्या अब मुझे आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर थे ना, मैंने पूछा लो रिकॉर्डिंग कर लूंगा तो क्या आप आंसर दे देंगे? अकाउंटिंग ने कहा नहीं, सिर्फ जर्नल से हम आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जो कहो वो कर लेंगे। हमारी अकाउंटिंग कहती है इसके लिए ना आपको क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन हम आपको सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर, या आप इसे अभी अकाउंट समझ सकते हैं। लीजिए, मैंने ये भी काम सीख लिया।
यानी मैंने मान लिया कि चलिए एक बच्चे को रिकॉर्डिंग आ गई, एक बच्चे को उसकी क्लासिफिकेशन भी करनी आ गई। अब वो बच्चा कह रहा है क्या अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे? तो बेटे ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आंसर वो बच्चा दे सकता है जिसे ये दोनों चीजें आती हों, रिकॉर्डिंग करनी भी आती हो और क्लासिफिकेशन करनी भी आती हो। ठीक है। अब बुक में बेटे इन क्वेश्चन का आंसर ना देसी जुगाड़ के तरीके से निकाला हुआ है, तो उसको देखना मत, कभी ये मत समझ लेना कि जो नीचे किया गया क्या यही अकाउंटिंग है। आंसर इज नो। तो जितने भी क्वेश्चन बुक वाले ने आपसे पूछे हैं ना कि कैपिटल कितनी है, स्टॉक कितना है, लेना कितना है, देना कितना है, इन सारी चीजों का आंसर इन दोनों से मिल जाएगा। लेकिन हमारी अकाउंटिंग कहती है कि अभी कुछ और भी क्वेश्चन बिजनेसमैन के मन में होते हैं जो कि इस क्वेश्चन ने पूछे नहीं थे। सर वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, आप ही बताओ। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो आपसे क्या ये नहीं पूछेगा कि मैंने प्रॉफिट कितना कमाया बिजनेस में? जरूर पूछेगा। तो सर प्रॉफिट का आंसर कौन देगा? क्या प्रॉफिट का आंसर ये दोनों लोग दे पाएंगे? तो नहीं, ये दोनों लोग प्रॉफिट का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हम एक और स्टेप फॉलो करेंगे विच इज कॉल्ड समराइजेशन। ये लीजिए बेटे, हम इसके बाद इन दोनों के बाद आपको सिखाएंगे समराइजेशन। और समराइजेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो कहलाता है ट्रायल बैलेंस प्लस एक कहलाते हैं फाइनल अकाउंट्स। जब आप ये वाला स्टेप भी अकाउंटिंग का सीख जाएंगे तो आप उसको ये आंसर दे पाएंगे कि तुम्हारा प्रॉफिट आया या नहीं आया। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी कर ली, क्लासिफिकेशन भी कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन मेन जो चीज थी प्रॉफिट का आंसर वो इस स्टेज के बाद निकलेगा। सर क्या अब अकाउंटिंग खत्म, यही अकाउंटिंग है? आंसर इज नो। इसके बाद भी बेटे बिजनेसमैन कहता है कि चलो अच्छा होता अगर मैं ये एनालिसिस कर पाता कि मैंने बिजनेस ठीक से चलाया या नहीं चलाया, या मेरा बिजनेस औरों के कंपैरिजन में कैसा चलता है। अब उसके मन में ये जानने की इच्छा हो गई, तो अकाउंटिंग कहती है कि ठीक है, इसके बाद हम आपको एक तरीका और सिखाएंगे विच इज कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लीजिए बेटे, ये जब हम आपको सिखा देंगे तो फिर हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपसे कहा कि बिजनेस जब आप करेंगे तो आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर देगी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन। अच्छा, इसका आंसर देने के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये तीनों काम जो आप करेंगे ना, ये होगा सिस्टमेटिक मैनर में। अकाउंटिंग कहती है बस इसी को कैसे सिस्टमेटिक मैनर में करना है वो हम आपको सिखाएंगे। और हम सभी कुछ मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, या इसी को हम लोग कई बार अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेटे अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो आपको एक थोड़ा सा मैंने ब्रॉड समझाने की कोशिश की कि अकाउंटिंग कहते किसको हैं। तो इसके बारे में एक डेफिनेशन पेज नंबर 1.2 पर दी गई है, वो एक बार मैं आपको बता भी देता हूं कि सर अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया है बेटे, बहुत।
और आपको मैं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा अगर लोगों को कोई डेफिनेशन पसंद आई है तो वही पसंद आई है जो मैंने आपको अभी बताई है। तो वो डेफिनेशन कहलाती है डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। चलिए बेटे ये वाली डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। तो आइए मेरे साथ साथ सब बच्चे ये डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए जी बेटे ये डेफिनेशन लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। ये डेफिनेशन क्या कह रही है? अकाउंटिंग इज डिफाइंड बाय, तो मैंने आपको बताया था कि बेटे बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास अकाउंटिंग की हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल और पॉपुलर डेफिनेशन है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने हमें दी थी। उन्होंने कहा इट इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग को उन्होंने डिफाइन किया कि ये एक आर्ट है। और कैसी आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब ये इन अ सिग्निफिकेंट मैनर सर क्या बताता है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर बताता है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करने के ना अपने एक रूल हैं। वो रूल हम आपको सिखाएंगे। उन रूल को अकाउंटिंग बोलते हैं। जो प्लेन लैंग्वेज में लिख लिया उसको अकाउंटिंग नहीं बोलते। तो हमने जो आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें बुक ने एक प्लेन लैंग्वेज के अंदर, लेमैन की लैंग्वेज में, जैसे कि कोई अपनी डायरी लिख रहा हो, समझा? पुराने जमाने में ना लोगों के पास बहुत टाइम होता था तो वो डायरी में लिख लिया करते थे। आजकल मॉडर्न जमाना है, लोग व्हाट्सएप में और एसएमएस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेटे सिग्निफिकेंट मैनर में लिखेंगे और साथ ही साथ लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ मनी। बेटे बिजनेस की परफॉर्मेंस तो मनी में ही मेजर होती है, इसीलिए हमारी अकाउंटिंग कहती है जो भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग जो भी करना हो ना, एक सिस्टमेटिक मैनर हम आपको बताएंगे उसमें करना, और दूसरा यह कि मॉनेटरी टर्म्स में करना। ठीक है, किसकी? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। वो जो मैंने आपको इतनी सारी एक्टिविटीज पढ़ाई थी उन्हीं को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका मतलब यह है कि उन गतिविधियों को मनी की टर्म्स में लिखना जिन्हें मनी की टर्म्स में बताया जा सकता है। समझ में आया? तो बिजनेस के अंदर ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में बता सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम मनी की टर्म्स में बता ही नहीं सकते। और जिन्हें हम मनी की टर्म्स में बता नहीं सकते ना, वो हमारी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेंगी। तो ये आखिरी की लाइन जो आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या लिख दिया, तो डेफिनेशन कह रही है कि उनको लिखेंगे जिनको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब बेटे ऐसी कई बातें होती हैं जिन्हें मनी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी की बात करता हूं, जैसे कि हम बात करें, मान लो टाटा ग्रुप की बात करें। अकाउंटिंग का मतलब है टाटा ग्रुप जो भी बिजनेस करता है वो मैं रिपोर्ट करूंगा।
अब टाटा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर रतन टाटा कहते हैं कि जी मैं कल से रिटायर हो जाऊंगा। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई टाटा कंपनी को तो खड़ा करने वाले मिस्टर रतन टाटा थे, अब पता नहीं कंपनी का क्या होगा। तो इसका मतलब व्यापार पे रतन टाटा के रिटायरमेंट का प्रभाव पड़ने वाला है। अब कोई पूछता है कि यार इसके रिटायरमेंट से कितना प्रभाव पड़ेगा मॉनेटरी टर्म्स में, तो मैं बता नहीं सकता। मैं और सरल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपकी क्लास टीचर कहती हैं कि भाई मैं रिटायर हो रही हूं और नेक्स्ट मंथ से ना एक नई टीचर आपकी क्लास टीचर होंगी। तो आप सोच में पड़ जाओगे, आप कहोगे यार ये टीचर बहुत अच्छी थी, ये क्यों रिटायर हो रही हैं, इन्होंने अभी रिटायर होना था। तो आपके ऊपर टीचर के रिटायरमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आप मॉनेटरी टर्म में उसको नहीं बता सकते। तो ऐसी अकाउंटिंग कहती है कि जिनका मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब बेटे इसके अंदर ये डेफिनेशन आपके बुक के पेज नंबर 1.2 पे भी दी गई है, और बहुत ज्यादा अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझना है कि आप इसे रट पाएं, कि अगर टीचर आपसे पूछे 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप डिफाइन कर पाओ। इतना आपको रटना है, तो इतनी समझ में आपको आ जाए, बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है कि दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AICPA लिखा है। तो कैसे डिफाइन किया उन्होंने कहा कि भाई ये रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ये 3 बातें हैं, और ये एक खास तरीके से करनी होती है। और अकाउंटिंग का मतलब है कि आप इसे मनी की टर्म्स में करेंगे, और किसका करेंगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का। तो बिजनेस का जो भी लेन देन होता है ना, उसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो यहां तक की डेफिनेशन बच्चे को समझ में आ जाती है कि सर क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है कि उन गतिविधियों को लिखना विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब जिनका मॉनेटरी करेक्टर हो। मैंने उदाहरण दिया था कि रतन टाटा रिटायर हो जाते हैं तो इनका मॉनेटरी करेक्टर नहीं है, यानी सामान खरीदो रिकॉर्ड करो, सामान बेचो मनी में है रिकॉर्ड करो, नुकसान हो जाए तो रिकॉर्ड करो, फायदा हो जाए तो रिकॉर्ड करो, एसेट खरीदो तो रिकॉर्ड करो, लेकिन MD बीमार हो जाए ये रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि इसका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है, और इसके अंदर दरअसल एक बात मिसिंग थी। वो क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेशन में नहीं है तो आपको लिखनी भी नहीं है, मैं आपसे सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या एक कमी थी डेफिनेशन में। इसमें कमी ये थी कि एनालिसिस के साथ साथ इसमें होना चाहिए था कम्युनिकेशन। यानी कि अकाउंटिंग को बेटे कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि इसको बताना पड़ता है। आपने अकाउंटिंग की किसके लिए की, जिसके लिए की कम से कम उसको कम्युनिकेट तो करो, समझ में। तो ये डेफिनेशन जब दी गई थी तब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मालिक लोग अपने लिए अकाउंटिंग किया करते थे, लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। तो जिनके लिए अकाउंटिंग कर रहे हो उन्हें कम से कम बता दो कि हमने आपके लिए क्या अकाउंटिंग की है, और ये कम्युनिकेशन वर्ड इस डेफिनेशन के अंदर मिसिंग था। अच्छा, मैं आपको आपकी बुक से ही एक और, ये आपकी जो बुक स्टार्ट हो रही है ना चैप्टर नंबर 1, इसमें ये देखिए अकाउंटिंग को कैसे लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो आप देख सकते हैं इस वर्ड में क्या, इस डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज हुआ है, कम्युनिकेटिंग। यानी आज के समय में अकाउंटिंग की यदि कोई परिभाषा पूछता है
तो किताब समझाने की कोशिश करिए कि ये एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफिकेशन करना है, समराइजेशन करना है, एनालिसिस करना है और फिर इसे कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? उसे कम्युनिकेट करना है जिसके लिए आपने इसे बनाया है। चलिए, ये बातें तो हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, समराइजेशन कैसे होती है, इसलिए अभी उस बातों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब क्योंकि बेटे ये आप लोगों की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैं एक दो और छोटी छोटी बातें कर दूं थ्योरी से संबंधित, फिर उसके बाद अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर चले जाएंगे। और अकाउंटिंग ज्यादा क्लियर भी कब होगी? जब हम उसका प्रैक्टिकल देखना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में मैं देखता हूं कि मैं आपको कुछ और एक दो बेसिक बातें बता दूं जो हमें आगे चल के प्रैक्टिकल में और ज्यादा विजन को क्लियर कर दें। तो मैं पहली बात यहीं से उठा लेता हूं कि सर आखिरकार ये कम्युनिकेशन किसके लिए आप वर्ड यूज कर रहे हो जो कि डेफिनेशन में मिसिंग है? आइए जी, अब मैं आपको बताता हूं सेकंड थ्योरेटिकल टॉपिक के अकाउंटिंग के लिए कुछ यूजर्स हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई किसी भी व्यापार की अकाउंटिंग में कौन दिलचस्पी रखता है। ठीक है, मुझसे पूछा जाए, मान लीजिए बच्चा मुझसे कहता है कि सर मेरे स्कूल के अकाउंट्स में क्या आपका इंटरेस्ट है? मैं कहूंगा जी मेरा आपके स्कूल के अंदर अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे कभी पूछूंगा भी नहीं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और आपका स्कूल क्या अर्न करता है, क्या नहीं अर्न करता, मैं नहीं पूछूंगा। यह बताइए आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं क्या आप उस स्कूल के मालिक हैं? बच्चे कह रहे सर हम स्टूडेंट हैं, हम कैसे उसके मालिक हो सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अगर आप अपने स्कूल के मालिक नहीं हैं और मैं आपसे पूछूं क्या आपका अपने स्कूल के अकाउंटिंग में कोई इंटरेस्ट है? आप कहेंगे सर हमारा भला क्या इंटरेस्ट हो सकता है, हम थोड़ी मालिक हैं, हमारा थोड़ी ना प्रॉफिट है। तो बेटे आपका इंटरेस्ट आपके स्कूल के अकाउंट्स में है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि आपका क्या इंटरेस्ट है तो आप कहोगे सर कैसी बातें करते हो। देखो अगर स्कूल ज्यादा कमाएगा तो हम स्कूल को चिट्ठी लिखेंगे ना, प्लीज फीस कम कर दो, इतनी फीस क्यों लेते हो? बच्चे कह रहे क्या हमारे कहने से स्कूल वाले फीस कम कर देंगे? या आप बाद में समझेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि स्कूल वाले फीस कम कर दें, और अगर नहीं कम करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अदालत का दरवाजा खटखटा दो कि देखो स्कूल वाले कितना कमाते हैं, इन्हें फीस कम करनी चाहिए। आपका कहीं ना कहीं भविष्य जुड़ा हुआ है स्कूल के साथ, इसलिए आपका इंटरेस्ट स्कूल के अंदर या उसके अकाउंट्स में है। तो ऐसे ही अभी मैंने वर्ड यूज किया था कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो किसको कम्युनिकेट करेंगे? उनको जो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? इसका मतलब ये कि कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी बिजनेस के अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि हर एक आदमी से यदि मैं पूछूंगा ना कि अकाउंट्स में किसका इंटरेस्ट होता है तो सभी लोग जवाब देंगे सर उसके ऑनर का। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑनर को छोड़ करके भी और बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है। आइए जी देखिए, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये भूल जाइए पेज नंबर कौन सा है। बच्चे कह रहे सर हम तो सबसे पहले पेज नंबर ही पूछते हैं ना, पेज नंबर 1.14। ठीक है, दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। अच्छा चलिए आप एक काम कीजिए, आप पेज नंबर 1.10 निकाल लीजिए। 1.10 पेज नंबर 1.10 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
क्या है ना, आज थोड़ी सी थ्योरी की बातें कर लें, फिर अगली क्लास में कहां थ्योरी की बातें होंगी, फिर तो प्रैक्टिकल की बातें होंगी। ठीक है, आप यहां पर मेरे साथ ध्यान दीजिए। अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले यूजर्स को दो पार्ट में किताब डिवाइड करती है। एक तो बुक कहती है इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। तो बेटे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को दो पार्ट में बांटा गया। एक तो बिजनेस के अंदर के लोग हैं जिन्हें हमने नाम रख दिया इंटरनल, और एक बिजनेस के बाहर के लोग हैं जिन्हें नाम रख दिया गया एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर पहला तो बड़ा ही ऑब्वियस है, ऑनर, बिजनेस का मालिक, जो कि अकाउंटिंग को करवाएगा। अब कोई पूछता है कि सर आखिरकार ऑनर अकाउंटिंग में इंटरेस्ट क्यों रखता है। मैंने कहा बेटे मुझे ये समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग का ऑनर तो भाई अपने पैसे को सिक्योर करना चाहता है कि भाई मेरे साथ कोई धोखाधड़ी ना करे। किसी ने मुझसे 50,000 लेना होगा, बोलेगा 60,000 लेना है। जब मैं कहूंगा नहीं 60 नहीं लेना, तो कहेगा अच्छा तुम अकाउंट दिखा दो। अब जिसको भी पता लग जाए कि मैं अकाउंट्स नहीं बनाता हूं, वो हमेशा मेरा मिसयूज करेगा। तो बेटे ऑनर हमेशा अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखेंगे, और वो इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कंप्यूट करना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, ऑनर के बाद और कौन से लोग हैं बेटे जो कि अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऑनर के साथ साथ अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं मैनेजमेंट के लोग। मैनेजमेंट कह लीजिए या मैनेजर्स कह लीजिए। एक समय था जब मालिक लोग अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज किया करते थे। अब आजकल ना बेटे लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, और लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है तो लोग बिजनेस खोल देते हैं और उसमें एक मैनेजर बिठा देते हैं और कहते हैं कि मैनेजर साहब अब हमारे बिजनेस को हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, इस पे खुद भी कमाइए और हमें भी कुछ कमा के दीजिए। तो मैनेजर सबसे पहले अकाउंट्स चेक करता है कि अच्छा मुझे दिखाओ कि इस कंपनी की पोजीशन कैसे चल रही है, पिछले सालों में कंपनी क्या करती थी, इस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो वो सारी की सारी जानकारी उसको कौन ला के देगा, अकाउंटिंग ही ला करके देगी। तो यानी अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट ऑनर ने भी रखा, मैनेजर ने भी रखा। ठीक है, और ऐसे कौन से लोग हैं, और तीसरे लोग हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब होता है वर्कर्स। अब आप बेटे कोई पुरानी पिक्चर देखेंगे ना जिसमें पुराने विलन होते थे, जैसे प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, ठीक है, और इस तरीके के जब आप पुरानी कोई पिक्चर देखेंगे तो वहां देखेंगे कि ये लोग फैक्ट्री के मालिक हैं तो ये वर्कर को पैसे भी नहीं देते थे। तो बॉलीवुड तो कहता है कि भाई वर्कर को तो उसका मेहनत आना भी मत दो, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। बॉलीवुड बॉलीवुड होती है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो वर्कर होता है वो अपने ऑनर्स के अकाउंट्स में दिलचस्पी रखता है। वो जानना चाहता है कि उसे उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप जानना चाहेंगे ना कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा। क्योंकि अगर उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपकी सैलरी भी वो बढ़ाएगा, और अगर उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो वो कल को आपसे ये कह सकता है कि देखो जी हमारा बिजनेस तो चलता नहीं है, कहीं और ही देख लो। तो एक समझदार अटेंटिव एम्प्लॉय हमेशा अपने मालिक के अकाउंट्स पर नजर रखता है, ताकि अगर बिजनेस गिरता हुआ नजर आए तो कहता है भैया कंपनी छोड़ दो, इससे पहले कि कंपनी हमें छोड़ दे। एक एयरलाइंस है किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या की। अब उसके लोग कहते हैं, जो पायलट हैं, स्टाफ हैं, कि हमारे को तो तनख्वाह भी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो पहले ही विजय माल्या की हालत देख ली थी और कंपनी छोड़ के निकल गए थे। तो उन्हें कैसे पता चला था? इसका मतलब इसके सारे के सारे संकेत अकाउंट्स ही देती है। तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स भी अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि भाई उनकी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी,
उनका बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातों के लिए एम्प्लॉयज भी अकाउंटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब सर ये लोग तो अंदर के लोग थे, अब ये बताओ बाहर के लोग भला हमारे अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं? बेटे बिजनेस चलाने के लिए चाहिए फाइनेंस, और बिजनेस चलाने के लिए अगर फाइनेंस चाहिए तो बेटे फाइनेंस घर से नहीं मिलता, फाइनेंस बैंक से मिलता है, इसको बोलते हैं बैंक्स। और यदि आपको बैंक से भी बड़ी कोई संस्था चाहिए ना जिससे आपको लोन मिल सके तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये लोग बेटे ना व्यापारी से कहते हैं कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास आ जा। व्यापारी तो भागा भागा आएगा कि सर मुझे पैसा दे दो। ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसे तुझे कैसे पैसा दें, जरा अपने अकाउंट्स हमें दिखा, हम ये तो जान ले कि तू पैसा लेने लायक है या नहीं है, जितना पैसा तू मांग रहा है उतना तुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हम जो तुझे पैसा देंगे तू उस पर ब्याज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और हमारा पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमारे पैसे की सिक्योरिटी क्या होगी। ये सारी की सारी बातें जानने के लिए ये उससे क्या मांगेंगे, उसके अकाउंट्स मांगेंगे। समझ में आया? तो आप लोग जो अकाउंटिंग का काम करने जा रहे हो, आपको समझ में आया कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हो, आपके कंधों के ऊपर कितना भार रखा हुआ है, कौन कौन से लोग आंखें लगाए आपकी तरफ देख रहे हैं कि अगर आप अकाउंटिंग सही करोगे तो हमारा भविष्य सही रहेगा। समझ में आया? इसलिए मन लगा के पढ़ना, ठीक है? अकाउंटिंग बहुत काम की चीज होती है। तो आपको समझ में आया कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये लोन की सिक्योरिटी हो गई, इंटरेस्ट की सिक्योरिटी हो गई, इन सब चीजों के लिए ये लोग भी अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट, चलिए सर ये भी समझ में आ गया, ये बाहर के लोग हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को बोलते हैं निवेशक, जिसने व्यापार में पैसा निवेश कर रखा है। सर इन लोगों ने भी तो पैसा दिया, इन्हें बोलते हैं लेंडर्स। अब बच्चा कहेगा सब बात लिख लो, लेंडर्स, और इन्हें बोलते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी में पैसा निवेश करते हैं, और एक होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो लोग पैसा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी किया नहीं है, ये निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, इनको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो बेटे जिसने बिजनेस में पैसा निवेश किया हो, आप अपने घर में जाकर के ना अपने पेरेंट्स से पूछना कि पापा क्या आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं? तो किसी के फादर बोलेंगे मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के शेयर हैं, कोई कहेगा मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, कोई कहेगा मेरे पास एयरटेल के शेयर हैं, कोई कहेगा मेरे पास टाटा ग्रुप के शेयर्स हैं। बहुत सारी कंपनी है, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो अगर आपने उन कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसमें अपना पैसा निवेश कर रखा है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पैसा निवेश किया है, और कुछ लोग होते हैं जो पैसा निवेश करना चाहते हैं। वो दोनों बेटे अकाउंटिंग देख करके ही डिसीजन लेते हैं कि किस कंपनी में निवेश करना चाहिए, या जिस कंपनी में निवेश किया है उसे छोड़ के किसी और कंपनी में क्यों ना चले जाएं। तो इनका आंसर कौन देगा? इन सब का आंसर देगी अकाउंटिंग। ठीक है? दे दे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे थे किताब से, जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर प्रेम ने 8 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए हैं, जिसमें से 2 लाख की पेमेंट अभी दी नहीं है। इसका मतलब अगर 8 लाख का सामान खरीदा है तो अभी 2 लाख के पैसे देने हैं। तो किसको देने हैं? जिसको देने होते हैं ना उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर।
ये सारी टर्म बेटे बाद में आएंगी, अभी तो सिर्फ आपने थोड़ा बहुत सुनना है। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको कुछ समझाने का नहीं है, केवल दृश्य दिखा रहे हैं आपको अकाउंटिंग क्या है। हाँ, तो ज्यादा इमोशनल होकर के सीरियस होके आज कुछ मत समझना। बस ये जो टर्म्स हिंट दे रहे हैं ये बार बार रिपीट होंगी, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। हम जिन लोगों से सामान खरीदते हैं और उन्हें यदि हमने अभी पैसे देने हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी निगाह रखते हैं हमारी अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि हमने उन्हें पैसा देना है। समझ में आया? तो यानी कि क्रेडिटर्स, उनका मनी हमारे पास सुरक्षित है या नहीं है, इसके लिए वो भी हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ी संस्था जो हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। अगली बार आप जब बाहर जाएंगे ना, मैकडी में आप बर्गर लेंगे या आप पिज्जा हट जाते होंगे या डोमिनोज पिज्जा है या कुछ लोग निरूलास की आइसक्रीम, बस्किन रॉबिन्स, ये सब जगहों पर जब आप खाने पीने के लिए जाते हैं ना, तो चेक करना आपके जब आप पेमेंट देते हो तो बिल के अंदर लिखा होता है कि आपने जो सामान लिया उसके पैसे इतने थे और गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने थे। तो गवर्नमेंट के पास पैसे को कलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, मेन तरीका, जिसे हम बोलते हैं टैक्सेस, और वो टैक्सेस उसको व्यापारी से ही मिलते हैं। तो भाई व्यापारी के अकाउंट्स के अंदर गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड होती है कि इस व्यापारी ने हमारे टैक्स प्रॉपरली दिए हैं या नहीं दिए। तो यानी कि अकाउंट्स के अंदर गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है। इसके साथ साथ जो लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। अगर आपने बेटे किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रखा है तो आप कहलाते हो कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या है? जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब ऐसे लोग भी कंपनी के ऊपर निगाह रखना चाहते हैं कि भाई हम जिनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं फ्यूचर में हमें उनकी सर्विसेज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो यानी कंज्यूमर्स भी अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रिसर्चर्स हो गए। अगर कोई लोग रिसर्च कर रहे हो ना, तो वो भी कई बार अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो बेटे ये वो लोग हैं जो कि अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैंने आज आपको अभी तक दो बातें बताई। पहला तो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरऑल पिक्चर दिखाया कि अकाउंटिंग में हम लोग मेनली क्या क्या करेंगे। तो आप इसे डेफिनेशन भी कह सकते हैं और आप इसे फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ना है। बताइए। दूसरा, मैंने आपको समझाया कि अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें सिर्फ ऑनर नहीं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। समझ में? इसीलिए अकाउंटिंग को बहुत सारे लोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो अकाउंटिंग के प्रोफेशन में आए हैं ना, तो आप बिल्कुल सिक्योर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि भैया जो मालिक नहीं है, जो सोच रहा होगा भैया मेरे पिताजी का कोई बिजनेस थोड़ी ना, मैं क्यों अकाउंटिंग सीख रहा हूं। तो अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए काम की चीज है अकाउंटिंग। ये मैंने आपको बताया। तो दो बातें आपने समझ ली, डेफिनेशन और इसके यूजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आज बहुत ज्यादा बातें करने का समय नहीं है, तो मैं एक छोटी सी और आखिरी चीज आपको समझा दूं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल बातों के ऊपर चले जाएंगे अकाउंटिंग की। फिर जैसे जैसे बेटे आपको प्रैक्टिकल समझ में आता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको अकाउंटिंग और भी ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं कि भगवान के कितने रूप हैं? भगवान के हम कहते हैं 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे अगर कोई हमसे पूछे कि जी अकाउंट्स के कितने रूप हैं, तो हम कहेंगे अकाउंट्स के भी 3 रूप हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे बताओ सर, बात समझाने के लिए कहां की बात कहां कनेक्ट कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चाहे आपको हंसी आए या जैसे भी आए, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए कि आपको याद रहे कि हाँ सर ने बताया था कि 3 तरह की अकाउंटिंग होती है। हैं जी? अच्छा, मैं आपको अब बताने जा रहा हूं 3 तरह की अकाउंटिंग होती है और ये कहां पर दी गई है।
अरे कहाँ दी गई है? दी ही नहीं गई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ठहरो ठहरो, मैं बताता हूं कहां पर दी हुई है हमें ये। हाँ मिल गई बेटे, ये मुझे दी हुई है पेज नंबर 1.4 में। इसे बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के 3 प्रकार हैं, या यूं कहें अकाउंटिंग के 3 रूप हैं, लेकिन किताबें तो कह रही हैं इसकी 3 शाखाएं हैं। ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, 3 पार्ट हैं। क्या क्या? हमारी अकाउंटिंग बेटे 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है। पहले को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जो पढ़ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मतलब ये कि जब आप ये वाली अकाउंटिंग सीख जाएंगे ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये आपको क्या सिखाएगी? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन। यानी कि बिजनेस की गतिविधियों को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, और कैसे प्रॉफिट कंप्यूट करना है। तो प्रॉफिट की कंप्यूटेशन तक का जो भी काम है, वो काम तो हमारी अकाउंटिंग बहुत बढ़िया से करती है। फिर क्या हुआ बेटे, समय के साथ साथ ना कुछ लोगों ने पूछा अकाउंटिंग से कि एक बात बताइए, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है हम लोग सामान बनाते हैं। इंडिया में जो लोग सामान बनाते हैं वो लोग अक्सर रो रहे होते हैं, कहते हैं कि देखो यार, हम इतनी कॉस्ट लगाते हैं, पता नहीं कैसे चाइना वाले हमारे यहां पर आकर के सस्ता सामान बेच देते हैं। क्या उन्हें नुकसान नहीं होता? ऐसा लोग पूछते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि भाई पहले तो आप ये तो पता लगा लो कि आप जो सामान बनाते हो उसकी लागत क्या है। हमारे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि यार लागत निकालना कौन सा कठिन काम है, मैं तो उंगलियों पे निकाल देता हूं। बहुत सारे लोग तो इवन बेटे ऐसा आंसर दे देते हैं कि देखो ऐसा है, एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का सामान मिलता है बाजार में 50 रुपए का, मैं छोटा आदमी हूं, मैं बेच देता हूं 40 रुपए का। हमने कहा अच्छा तुम्हारी लागत क्या आती है? कह रहे छोड़ो लागत क्या निकालनी, 40 रुपए में मेरी लागत आ जाती है और मुझे मुनाफा भी मिल जाता है। अरे भाई, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपको अपनी लागत निकालनी पड़ेगी। बोलो हां, निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी? सर्टेनली निकालनी पड़ेगी। जब कंपटीशन बढ़ता है तो हमें प्राइस गिराना पड़ता है, और हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं, वो गिराएगा तो मैं भी गिरा दूंगा। लेकिन लोगों को यह नहीं पता चलता कि हमारी लागत है क्या। समझ में आ? तो एक स्टिफ कंपटीशन में यदि आपको सरवाइव करना है तो आपको अपनी कॉस्ट पता लगानी पड़ेगी। हमने अकाउंटिंग से जाकर के पूछा प्लीज मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना बताओ। हमारी अकाउंटिंग ने कहा कि भाई मैं तो स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट कंप्यूटेशन को लेकर चल रहा था। इसका मतलब मेरी रिकॉर्डिंग जो है ना, वो प्रॉफिट निकालने के लिए बनी है, मेरी रिकॉर्डिंग कभी भी कॉस्ट निकालने के लिए नहीं बनी। तो व्यापारी लोगों ने कहा बताओ हम चाइना जैसे कंट्री के साथ कैसे सरवाइव करें, कैसे कंपीट करें। समझा? तो बेटे हमारी अकाउंटिंग ने कहा ठीक है कि यदि आपका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट निकालना है तो फिर हम आपके लिए एक अलग अकाउंटिंग प्रेस्क्राइब करेंगे, आप उसको फॉलो करना। तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग बेटे जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तब आप पढ़ेंगे। इसका मतलब क्लास 11th और 12th में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़नी, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। लेकिन क्लास 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल कोर्सेज में या मैनेजमेंट कोर्सेज में जाएंगे तो वहां पर आपको पढ़ाई जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये उसके अकॉर्डिंगली सारी की सारी बातें करेगी। और इसकी मदद से लोग अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी करेंगे
और इसकी हेल्प से लोग अपनी कॉस्ट को रिड्यूस भी किया करेंगे। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशन पर। और आपको तो बेटे यही अकाउंटिंग अभी मैं पढ़ाऊंगा, फिर जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कॉस्ट कैसे निकालते हैं और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फिर एक और अकाउंटिंग निकालेगी जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स लोगों ने मांगी। मैनेजर्स लोगों ने बोला कि हमें प्रॉफिट भी निकाल के बता दिया, हमें कॉस्ट भी निकाल के बता दी, अब बताओ चाइना जैसे स्टिफ कंपटीशन का सामना कैसे किया जाता है। तो अकाउंटिंग ने आकर के उनकी भी मदद की। उनसे कहा गया कि यदि आपको कभी भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कठिनाई होगी, हम उसकी मदद करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग बनाई गई जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज हम लोग बस यहीं पर ही छोड़ देंगे। ठीक है, आज हमने आपको कुछ खास नहीं बताया, हालांकि बहुत सारी बातें की हैं, घबराना मत। आज तो हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हम जिस जर्नी पर जाने वाले हैं वो जर्नी कैसी है। बाकी जर्नी का आनंद आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास से ना प्रैक्टिकल पार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हालांकि हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये 4 ये सब थ्योरी के चैप्टर हैं, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे वैसे वैसे उसके अकाउंट्स की थ्योरी भी आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो आज कुछ खास नहीं, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को रट लेना, बस यही आपका होमवर्क है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।